नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लाया हूँ, बड़ा स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ भाई। इस पर बनता था डू न्यूज़ का वीडियो है। डू न्यूज़ यानी कि डिफेंसिव ऑफेंसिव जो चैनल है वैभव का, उस पे उसी का ये सिस्टर चैनल है डू न्यूज़। तो इस पर संदीप और वैभव बात कर रहे हैं कि भाई हाउ बीबीसी यूएसए एंड पाकिस्तानीज आर हर्ट आफ्टर इंडिया सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने सबने वो देखा होगा कि बीबीसी वाले कह रहे हैं कि जी भारत में गरीबी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे यहाँ से एड जाती है और इसके बाद वो स्पेस पर काम कर रहे हैं तो हमें रोक देना चाहिए। ये सारा प्रोपेगेंडा बीबीसी की तरफ। अब आपको पता ही है ना बीबीसी का प्रोपेगेंडा। अब इस पर वैभव क्या कह रहे हैं ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए आइए देखते हैं। वैभव जी, क्या समस्या है बीबीसी को भारत की तरक्की से? बीबीसी को समस्या ही समस्या होगी। हम तो इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये इनसे नहीं बर्दाश्त होना। और देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। हर एक भारतीय का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। ये चंद्रयान 3 जब साउथ पोल पे लैंड किया है मून के, दुनिया का पहला देश है भारत जो साउथ पोल पे लैंडिंग जिसकी हुई है। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश के, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी तपस्या का आज फल निकला है। जो दुनिया के जिस भी कोने में भारतीय रहते हैं वो सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर, जहाँ तक देखिए बात बीबीसी की है, बीबीसी को की नाराज़गी बनती है। अच्छा, बीबीसी की नाराज़गी बनती है। देखिए, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। चोर थे इंडिया में, बेसिकली चोरी ही कर रहे थे ना। हमारे रिसोर्सेज चुरा रहे थे, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको चोरी कर रहे थे। वैभव भाई, यहां पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपने ना छोटे शब्द का इस्तेमाल कर लिया, चोर। ये चोर नहीं थे, ये लुटेरे थे, डकैत थे। इनको चोर कहना, मुझे लगता है कि चोरों के साथ भी नाइंसाफी होगी। ये लुटेरे डकैत थे। ये तो इनको लुटेरे और डकैत कहना चाहिए। दे आर लूटर्स, डकैत्स। और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को किल करके अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ा रहे थे। तो बेसिकली दुनिया के नंबर 1 क्लास के चोट्टे जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो अच्छा, ये जो शब्द बोला बहुत दिनों बाद मैंने सुना है, चोट्टा शब्द। हमारे यहाँ मतलब बिहार और पूर्वांचल के जो इलाके हैं ना, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत चोट्टा आदमी है तुम। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही तुम एक नंबर के चोर, और उसमें जो बाकी सारी चोर के साथ साथ और भी बहुत सारी जो खूबियां होती हैं वो सब उसमें होती है, तो उस आदमी को चोट्टा बोला जाता है। बड़ा अच्छा लगा इस शब्द को सुनकर। तो नाराज तो खैर वो होंगे ही कि जिस कंट्री के ऊपर हमने 200 साल रूल किया है और पिछले 70 साल से यही प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं कि इंडिया वॉज मच बेटर ऑफ अंडर ब्रिटेन। भारत अंग्रेजों के शासनकाल में आज से कहीं अच्छा था। आपको याद होगा, पहले आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले इंडिया में ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाते जो अक्सर ये बोलते थे, यार इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। सही, ठीक है। अरे अंग्रेज थे तो इतना ये नहीं था, ये ना अंग्रेज चले गए, गलती कर दी। अंग्रेज रहते तो भारत आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। ये बोला जाता था हमको याद है। हाँ, और हमारे देखने वालों को भी याद होगा, उनको भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे इस तरह के। इवन आप आज भी 10 साल पहले भी ये नैरेटिव था मतलब समाज में। अब अचानक से वही देश जिसके ऊपर 200 साल रूल किया, 70 साल प्रोपेगेंडा किया, और वो जो टीस थी उनके अंदर की कि यहाँ से जूते मार के निकाला गया उनको, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसने जो इनको जूते मार के यहाँ से भगाया। तो अब वो कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि वही सेम देश 70 साल में उसकी इकोनॉमी भी यूके से बड़ी हो गई, इंग्लैंड से, उसका विकास भी उनसे ज़्यादा हो गया, और डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, हर चीज़ में हम उनसे बेटर ऑफ हो गए। स्पोर्ट्स में आप नाम लीजिए, हर एक फील्ड में हम उनसे बेटर हो गए 70 साल में। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होगा। तो अब देखिए, बना बीबीसी प्रोपेगेंडा के लिए था, तो प्रोपेगेंडा कैसे छोड़ दे। 2019 में इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। इंडिया में खुले में शौच करने की आवश्यकता 2019 के बाद किसी व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास टॉयलेट की सुविधा भारत सरकार ने बनवा करके दी है। कोई जबरदस्ती जाए, कोई ना माने, वो उसकी मर्जी है। बट ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपना खुद का टॉयलेट ना हो 2019 में।
उसके बावजूद वो टीवी पे बैठ के बोल क्या रहा है, बीबीसी का जो एंकर है, कि भारत जैसे गरीब देश जिसकी आबादी में से 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट टॉयलेट नहीं है, वो स्पेस में क्या कर रहे हैं, वो चांद पे क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे लिए टॉयलेट बनवाने जा रहे हैं कि क्योंकि ऑल यू डू इज शिट। यस, तो जब तुम पहुंचोगे वहां पे तो ओनली थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज दैट यू विल बी शिटिंग देयर। तो चांद पे भी जाएंगे। तो चांद पे जब आप पहुंचेंगे, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी आप पहुंचेंगे वहां पे, तो हम आपके लिए वहां टॉयलेट बनवा रहे हैं। ठीक मोदी है, जी से कहना पड़ेगा कि फंड एलोकेट कर दें। बिल्कुल। और भारत ने 80 करोड़ लोगों को बिठा करके खाना खिलाया है पूरे कोविड में। खिला रहे हैं अभी। अभी भी खिला रहे हैं, आज तक चल रही है वो स्कीम। जो 80 करोड़ लोग हैं उनको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो बीबीसी वालों को है, ये आ सकते हैं लाइन लगा के राशन लेने के लिए। पहुंचे, जाएं, लाइन लगा सकते हैं ना। जाएं कंट्रोल पे, जाएं कंट्रोल पे खड़े हो लाइन लगा के, लेकिन उसके लिए राशन कार्ड लगेगा। राशन कार्ड नहीं, ऐसे नहीं, फ्री सबको मिलता है, लगा सकते हैं लाइन आके। राशन कार्ड तो दिखाएंगे, राशन कार्ड दिला देंगे, वो मोदी जी से बात कर लिया जाएगा हाँ। इसके लिए। लेकिन देखिए ये राशन कार्ड की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन चोर, मैं जो आपसे बात कह रहा था कि चोर हैं, चोरी करेंगे, हेरा फेरी से तो जाएंगे नहीं। इंडिया में जो बीबीसी है, इसने एडमिट किया है कि हाँ हमने 70 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी की है। तो चोरी मतलब वो नेचर। 70 करोड़ रुपए। अभी जब बीबीसी की जब ये डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत कूद रहे थे, गुजरात के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसको भारत सरकार ने बैन किया और बिल्कुल सही बैन किया था। 2002 के ऊपर चुनाव से 1 साल पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने का क्या मतलब है? अच्छा, ये अपने आप, अच्छा सरकार ने भी थोड़ा ओवर हैंडेड ये दिखा भी देते डॉक्यूमेंट्री। इनकी डॉक्यूमेंट्री देखता कौन है? मतलब इनकी डॉक्यूमेंट्री कौन देखेगा? ये वही लोग देखेंगे जो इनको अभी भी देखते हैं, तो वैसे भी देखेंगे। और जो देखेगा वो 4 गालियां देगा ही। तो खैर इंडिया ने, गवर्नमेंट ने बैन किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जरा इनका हिसाब किताब निकालो, देखो ये क्या कर रहे हैं। तो इनका हिसाब किताब निकला तो इनका जब रेड पड़ी तो पत्रकारिता खतरे में आई कि भारत में जो है पत्रकारों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, सब जो है वो हो हल्ला मचा। उसके बाद क्या निकला, जब पूछताछ हुई तो खुद कबूला कि हाँ 46 करोड़ रुपए हमने निपटा दिया है, चोरी किए हैं टैक्स के। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो चोर होता है वो चोर होता चोरी है। ही करता है। मुझे याद है ट्विटर पर इतना जबरदस्त कैंपेन टाइप का चलने लगा कि बताइए जी, ये तो बिल्कुल मतलब दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, फ्री मीडिया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है इंडिया में, सरकार जो है वो सबको दबा देगी, बताइए छापे इसलिए डाले जा रहे हैं। इनफैक्ट जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनकी तरफ से कहा गया कि छापे इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि 2002 दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने और वो डॉक्यूमेंट्री चलाई। किसके इशारे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री और किसके इशारे पर रिलीज कराई गई डॉक्यूमेंट्री, ये भी मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। इनमें भी पता ही आपको, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कराइए, लेकिन कानून अगर अपना काम कर रहा है तो आप उस पर, मैंने देखा कई यूट्यूबीय पत्रकार हैं जो चैनल में तो काम नहीं कर पाए बहुत ज्यादा दिन तक, लेकिन अब यूट्यूब पर आकर ज्ञान दे रहे हैं। बड़े वालों की नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस समय तो था नहीं, छोटे वाले भी कुछ हैं, उन्होंने एकदम रोना धोना कर दिया, ये कैसे हो गया, अरे मोदी ऐसी और बीजेपी सरकार ऐसी और ऐसी वैसी। ठीक है, आप जहां पर गलती हो वहां पर सरकार को बिल्कुल घेरिए, यह आपका हक है, यह आपकी आजादी है, आप उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन फैक्ट के साथ। और उस पर जब थूक कर चाटने की नौबत आई तो फिर कोई सामने नहीं आया। जब बीबीसी ने खुद माना कि जी हां हमसे गड़बड़ी हुई है, हमने टैक्स में, हमें धांधली की शिकायत, जो शक था वो धांधली सही है, टैक्स में चोरी की गई है बीबीसी के द्वारा और हम इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे, बीबीसी ने खुद स्वीकार किया। उसके बाद भाई साहब कोई नहीं आया कि जी हमसे गलती हो गई, हमने जो सरकार के खिलाफ बातें की थी वो हम वापस लेते हैं, हमें माफी चाहिए और हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलती, कोई नहीं कहने आया। तो इस हद दर्जे तक ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर बीबीसी ने स्वीकार नहीं किया होता तो सोचिए कि भाई साहब ये तो तबाही मचा चुके होते अब तक। वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। आदत अगर किसी को किसी चीज की पड़ गई है तो वो आदत इंसान के साथ मरती है। ये चोट्टो जो जितने भी हैं बीबीसी ये जहां जाएंगे दुनिया में वही काम करेंगे, क्योंकि बाप दादे भी वही करते थे ना। इनके बाप दादे, उनके परदादे दुनिया में घूम घूम के चोरी ही कर रहे थे, डकैतियां ही डाल रहे थे, अत्याचार ही कर रहे थे, लोगों की हत्याएं ही कर रहे थे।
तो इस तरह के जो कहते हैं ना कि पशु प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत जो है वो चंद्रयान इंडिया का जो है वो पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, वो मार्स मिशन इंडिया ने कंप्लीट कर लिया, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। टकर कार्लसन है फॉक्स न्यूज़ वाला, फॉक्स न्यूज़ के, इंडिया में भी एक बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली जो राइट विंग है वो उनको बहुत पसंद करता है। उन्होंने जब अब इनकी जो क्वीन एलिजाबेथ मरी थी तो उन्होंने एक वीडियो किया, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने फोटो दिखाई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, मुंबई की, जी और उन्होंने कहा कि आप ये देखिए, इसके जैसी 70-75 साल में भारत कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बना पाया। Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the UK, the nation that once ruled it. And yet, after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? पहली बात तो वो बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनस का जो रॉ मटेरियल वो भारत का, उसका लेबर भारत का, उसमें काम करने वाले बाकी लोग भारत के, उसमें पैसा भारत के टैक्स पेयर का, जमीन भारत की, सब कुछ भारत का, और बनवाया किसने है? अंग्रेजों ने। वही सेम हाल ताजमहल का है, संगमरमर भारत का, लेबर भारत का, आर्किटेक्ट भारत का, जमीन भारत की, पैसा भारतीय टैक्स पेयर का। बनवाया किसने है? शाहजहां ने। अरे अपने सर पे रख के क्वीन एलिजाबेथ और विक्टोरिया टर्मिनस यहां पे लेके आई थी बॉम्बे में, या ताजमहल मुगल अपने शाहजहां अपने सर पे लेके आया था? अगर मुगल इतने बड़े आर्किटेक्ट थे तो कितने ताजमहल अफगानिस्तान में बनवा लिए इन्होंने? मुझे इसी का जवाब चाहिए। कितने कुतुब मीनार, कितने ताजमहल, कितने लाल किले अफगानिस्तान में? एक भी नहीं। और मुगल्स का स्ट्रक्चर भी यही 2-4 स्ट्रक्चर है, बाकी तो कब्रें हैं ना। ताजमहल खुद एक मकबरा ही तो है। मतलब उसको आप रोमांटिसाइज करके चाहे जो बना दीजिए। एनीवे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आप देख लीजिए कि अंग्रेज जितने भी इंडिया में डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, ये सारे डिपार्टमेंट्स कौन थे? रेलवे, रेडियो और डिफेंस। इंडिया में आज की डेट में भी सबसे ज्यादा जमीनें किस डिपार्टमेंट के पास है? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज किन डिपार्टमेंट्स के पास है शहरों के अंदर? रेलवे, रेडियो, डिफेंस। बॉम्बे आप चले जाइए, मुंबई में कोलाबा में आपको जितनी प्राइम प्रॉपर्टीज है, रेडियो क्लब हो गया, बैरल हाउस हो गया, जंजीरा हो गया, ये सब जितने भी हैं, ये किनके पास हैं? ये रेडियो के पास। भाई इंडियन जो पहले बीबीसी अब चैनल बन गया ना, पहले तो रेडियो ही था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वाज द रेडियो एसेंशियली। तो वो रेडियो क्लब वहां पे जो है, उसकी लोकेशन और उसका सब कुछ जो है, ये आपके ताज होटल से बेटर है। रेडियो क्लब, हाँ, पास में ही है उसके। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरह के जितनी भी इनकी देखेंगे, अब वो अंग्रेज आते थे यहाँ पे रेलवे के बंगलोज बनवाते थे। आप आज भी देख लीजिए, रेलवे के अधिकारी हैं वो जिन बंगलोज में रहते हैं वो कितने बीघों में होते हैं, एकड़्स में। डिफेंस के पास कितनी जमीनें हैं सबको पता है। उसके बाद आप इनको देख लीजिए। तो ये क्यों है? एसेंशियली बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके ऑफिसर्स इन डिपार्टमेंट्स के, इन विभागों के, वो सारे ब्रिटिश होते थे, इंडियन नहीं होते थे। इनके जो ऑफिसर्स होते थे इन विभाग के, वो सारे के सारे ब्रिटिश होते थे एसेंशियली, इंडियन नहीं होते थे। तो ये सारा का सारा इनका है। अब उनको छोड़ के जाना पड़ा। कष्ट है। आते थे इंग्लैंड से, आते थे यहाँ अय्याशी करते थे, इंडियन टैक्स पेयर के पैसे पे हिंदुस्तानियों का खून चूस करके मजे मारते थे यहाँ पे, और फिर लौट करके लंदन में बोस्ट करते थे। तो वो कैसे बर्दाश्त करें कि इंडिया इतना कुछ अचीव कर रहा है? नहीं बर्दाश्त होगा। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, 142 करोड़। 142 करोड़ की आबादी में भारत सरकार हर एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक भारतीय का है, जो गरीब है।
वो अपने यहाँ दे रहे हैं। ये अमेरिका में होमलेसनेस खत्म नहीं हो रही, इनसे चोरी डकैती हो रही है, खत्म नहीं हो रही, पुलिस कंट्रोल नहीं हो रही, मास शूटिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही, एक ऐसा समाज नहीं निर्माण कर पाए पिछले अपने सो कॉल्ड 200 साल की डेमोक्रेसी में, जहां पे गोरा अफ्रीकन अमेरिकन को और अफ्रीकन अमेरिकन गोरे को एक्सेप्ट कर ले। कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर के लोग इतने डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि फायर ओपन कर देते हैं। एक ऐसा समाज आप नहीं बना पाए जहां पे कंपैशन हो, जहां पे स्नेह हो। आप भारत के को लेक्चर दे रहे कि भारत एक बिल्डिंग नहीं बना पाए। अरे आकर के अंबानी का मकान देख के जाओ ना। तुम यही कह रहे हो ना 75 साल में। अंबानीज हाउस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। दुनिया का सबसे महंगा घर इंडिया में है। उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ रुपए है। अच्छा, 10,000 करोड़ का एक भी मकान ना पूरे यूके में है, ना पूरे यूएस में है। इवन यूके का भी जो सबसे महंगा मकान है वो एक इंडियन ओन करता है। आपने सुना होगा वो जो स्टील इंडस्ट्रीज के मित्तल है, लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी मित्तल। ही ओन्स द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन यूके। अब कोई अब फैक्ट चेंज हुआ होगा मुझे नहीं पता, एज फार एज कुछ साल पहले तक यही था। अच्छा छोड़िए, ये तो नई बातें हो गई। मैं तो थोड़ा आपको प्राचीन काल में लेकर चलता हूं। महाराष्ट्र में जो मंदिर है, कैलाश टेम्पल जो है, आप उसके जैसी बिल्डिंग पूरी दुनिया में बता दीजिए कोई बिल्डिंग बनी हो। आप उसके जैसा आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में दिखा दीजिए कि उसके जैसा कोई आर्किटेक्चर हो। कहां बनी है वो? इंडियन जमीन पर बनी है, इंडियन लोगों ने बनाई है। और वो भी तब बनाई है जब ये लेटेस्ट औजार नहीं होते थे कि लेजर से आप लेवलिंग कर रहे हैं और कटर से आप जुम से काट देते हैं पत्थर। छेनी हथौड़ी से बनाई गई है वो पूरी बिल्डिंग। और बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है। वो ऐसी बिल्डिंग है जो पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे से काट कर बनाई गई है। वो मंदिर आज भी साइंटिस्ट दावा करते हैं, इंजीनियर्स दावा करते हैं कि आज भी लेटेस्ट औजारों के साथ ऐसा मंदिर नहीं बनाया जा सकता। आप बता दीजिए इंडियंस ने कैसा बनाया? आप उसका शेप देखिए, आप उसकी फिनिशिंग देखिए, आप उसमें लगी इंजीनियरिंग देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज के इंजीनियर्स में, टॉप इंजीनियर्स के बस की भी बात नहीं है जो सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग बना के चले गए। और आप बात करते हैं कि जी इंडिया के पास बिल्डिंग नहीं। और ऐसी में हजारों बिल्डिंग्स दिखा सकता हूं जो सैकड़ों साल पहले बनी हैं। जब अंग्रेजों को शायद जीरो लिखने नहीं आता था, वो खैर हमने दिया जीरो। तब क्या बात करेंगे अंग्रेज। इवन यूके का जो पीएम है वो इंडियन है अभी फिलहाल। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, ही इज एथनिकली एन इंडियन। तो ये चीजें इनसे नहीं बर्दाश्त होंगी। ये भारत के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है यूके की खुद की आबादी कितनी है? बहुत नॉमिनल, इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी नहीं। इंडिया, पूरे यूके की, जो पूरे इंग्लैंड की आबादी है, वो यूपी की आबादी का भी आधे का भी ऑलमोस्ट आधा है। 6.5 से 6.25 करोड़ आबादी है टोटल यूके की, जिसमें से कि 1,36,00,000 लोग गरीब हैं यूके में। यूके में। ये तो हमें पता ही नहीं था, वहां गरीब भी रहते हैं। 6.25 करोड़ की आबादी में 1,36,00,000 गरीब लोग हैं। गरीब पूंजीवादी। तो अपने यहाँ पहले लोगों को रोजगार दे ले। और ये अंग्रेज ये कहते हैं कि आप 75 साल में नहीं बना पाए। ये अंग्रेज जब से भारत से गए हैं तब से उन्होंने कितने स्ट्रक्चर बना लिए जो आज़ादी से, भारत की आज़ादी से पहले बनाए थे यूके में। कितने बिग बेन इन्होंने आज़ादी के बाद बनाए भारत की। इन्होंने जो ब्रिटिश म्यूजियम है, कितने ब्रिटिश म्यूजियम जैसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने आज़ादी के बाद बनाए भारत की, बताएं ना मुझे। लंदन ब्रिज जैसे कितने स्ट्रक्चर इन्होंने भारत की आज़ादी के बाद बनाए, भारत से जाने के बाद। पैसे का फ्लो, भारत से जाने के बाद पैसे बंद हो गए ना, तो बेचारे बना नहीं पा रहे। उसकी टीस तो रहेगी। वो टीस है, थी, हमेशा रहेगी। हमें तो लोगों को बुरा लगता है, मुझे नहीं बुरा लगता। मैं तो खुश होता हूं, मुझे हंसी आती है इनको देख के। मैं एंजॉय करता हूं जब ये कलपते हैं भारत का विकास देख करके, और उसके बाद जब इस तरह से जाहिलों जैसी बातें करते हैं तो मैं तो हंसता हूं इनके ऊपर। बहुत से लोग नाराज थे मुझे कल, बहुत से लोगों ने कहा आप ट्वीट करिए, मैंने नहीं किया।
मैंने कहा मैं नहीं ट्वीट करूंगा। मैंने कहा ये अटेंशन ही तो चाह रहे हैं, क्यों देना है इनको। वो एक मूवी आई थी ना, वो अनिल कपूर की, जो मजनू भाई बना था शायद, वेलकम। हाँ, उसमें वो कहता है ना कि बोलने दे, दुख हुआ है बेचारे को। ठीक है, तो हमको भी वैसे ही करना चाहिए, बोलने देना चाहिए, दुख हुआ है बेचारों को, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दूसरे हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान वाले, उन वो जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था लास्ट मोमेंट पे, तो बड़े खुश हो रहे थे। वो डब्बू चौधरी ट्वीट कर रहा था, और वो साइंस का मिनिस्टर था उसने, अच्छा वो खुद साइंस का ऐसा मिनिस्टर था जिसने अपने पूरे टेन्योर में सिवाय एक वो बैटरी वाली ई रिक्शा होती है ना हमारे यहाँ चलती है, वो 5-5 2-2 रुपए लेके, मेट्रो, हाँ जो मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी होती है बैटरी वाली ई रिक्शा, उसने पाकिस्तान में बैटरी वाली ई रिक्शा इंट्रोड्यूस कराई थी। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो आम लोगों के लिए, नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, हमारे देश के साइंटिस्टों ने बड़ा मेहनत किया और ई रिक्शा बनाई है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये डब्बू चौधरी का ये अचीवमेंट था साइंस मिनिस्टर। डब्बू चौधरी मतलब फवाद चौधरी। अच्छा, आप लोगों ने डब्बू नाम रख दिया है उसका। हाँ, मतलब वो एज अ साइंस मिनिस्टर वो इस चीज पे उसको अचीवमेंट मान रहा था कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उस मुल्क के साइंटिस्ट को कि भाई उन्होंने ई रिक्शा बनाई है। कैन यू इमेजिन? वो कमेंट कर रहे थे चंद्रयान 2 के ऊपर। अब आज आप देख लीजिए, अब वो एक पाकिस्तानी का किसी ने भेजा था मुझे, तो उसमें वो कहता कि यार हमको चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हम पहले से ही चांद पे हैं। तो बोलते हैं कि भाई साहब हम कैसे चांद पे हैं? तो कहते हैं अरे चांद पे गैस है? बोलता है नहीं। चांद पे पानी है? कहता है नहीं। क्या चांद पे बिजली है? कहता नहीं। तो क्या ये सब तो हमारे यहाँ भी नहीं है? तो चांद में और पाकिस्तान में क्या अंतर है? सो ये हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो चांद पे ही हैं। अच्छा, अगर ये मैं इनको सजेशन दूंगा, हमने जब पाकिस्तान के वो 76 साल पार्टीशन के बाद का हमने जो वीडियो किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्या कुछ बदला है इंडिया पाकिस्तान में। हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी, जिसमें हमने एक पॉइंट उठाया था कि भारत जो है वो चांद पे जा रहा है और उनके झंडे पे चांद है। तो पाकिस्तान तो खैर किसी लीग में नहीं, देखिए हमारा कंपटीशन आज की डेट में नासा के साथ है, हमारा कंपटीशन बाकी दुनिया की जो चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ है। तो और हम सक्सेसफुली इन सबको हम बीट कर रहे हैं, और हम बीट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहे हैं, हम इनको बीट कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी कर रहे हैं। हमारे जो मिशंस हैं, चाहे वो मार्स मिशन हो चाहे लूनर मिशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस्ड है ऐसा नहीं है, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ते भी हैं, वो हर एक इंसान अफोर्ड भी कर सकता है। आप एक दवा बनाते हैं, लेकिन वो दवा कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता अगर, या वो दवा बहुत महंगी है, सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो दवा बना भी ली आपने तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ये बिल्कुल बात वैभव भाई की बिल्कुल सही है कि कोई फायदा नहीं है उसका। अब देखिए ट्विटर पे ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कई लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया है कि भाई देखिए 11-11.5 मिलियन डॉलर्स लगे हैं हमारे चंद्रयान 3 में, और साइड में ना मूवीज़ के नाम है, उसमें हॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, किसी में 100 मिलियन डॉलर्स लगे हैं, किसी में 200 मिलियन डॉलर लगे हैं। तो सोचिए कि मूवी से, वैसे हमने मार्स मिशन भी किया था, चंद्रयान 2 भी किया था, ये सब जो बड़े बड़े खर्चे थे उनसे कम करके किया था। और ये बात सही है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना इसलिए भी हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, हम अभी कम पैसे लगा पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसरो का बजट बढ़ेगा, और ये बढ़ना चाहिए, मेरी दिली इच्छा भी यही है कि बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, वापस ब्रिटिश पर आते हैं, वैभव भाई ने शायद ध्यान नहीं दिया, जितनी दौलत वो यहां से लूट कर ले गए, अंदाजा है आपको कितनी दौलत वो लूट कर ले गए? एक रिसर्च हुई, इंडिया में नहीं हुई, इंडिया से बाहर हुई, और उस रिसर्च में पाया गया, उस रिसर्च को कई न्यूज़ जो आउटलेट्स हैं उन्होंने उसको कवर किया, उन्होंने उसको भेजा, अल जजीरा भी उनमें से एक था। तो उसमें बताया गया कि अंग्रेज जो दौलत लूट कर ले गए हैं, अगर आज उसकी कीमत लगाई जाए तो वो होती है करीब करीब $45 ट्रिलियन। आप सोचिए, अभी हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हुए हैं और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, और अंग्रेजों ने जो लूटा उस वक्त, उसकी अगर कीमत आज के हिसाब से लगाई जाए तो 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट कर वो ले गए। तो ये चोर, ये लुटेरे, ये डकैत, ये हमसे
कह रहे हैं कि जो हम एड देते हैं वो बंद कर दी जाए क्या जब आप स्पेस में जा रहे तो, और वो भी वो एड जो पता नहीं अब आती है भी है कि नहीं आती है, मुझे आइडिया नहीं है, ये मैंने इस बारे में पढ़ाई नहीं करी, अभी पढ़ूंगा, अभी देखता हूं इस पर। तो सही बात है, चुट्टे लोग जो हैं वो ऐसी ही बातें करेंगे क्योंकि दुख हुआ है इनको, बोलने दो इनको, ये बोलेंगे। इनको तो इस बात का दुख है ना भाई कि कैसे भाई हमने इन पर राज किया, और देखो आज ना सिर्फ हम इनसे इकोनॉमी में पीछे हो गए बल्कि इनके आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। ऋषि सुनक को क्यों लेकर आए हैं ये? क्योंकि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो करना है, एफटीए डील अटकी हुई है। वो बीच में एक आध और इनकी पीएमओएम बनी थी, नाम याद नहीं आ रहा है, और एक आध और लोग थे जो इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे, वो अटक गई डील। वो डील हो जानी थी शायद पिछले साल ही दिवाली के टाइम तक हो जानी थी, एफटीए की डील नहीं हुई। इंडिया ने कहा कि अच्छा बेटा ज्यादा हीरो बन रहे हो, रुको बताते हैं अभी हम तुम्हें। अब ऋषि सुनक को लेकर आए कि भैया इंडियन एथनिसिटी है, हिंदू है, तो कहीं शायद मोदी जी बात मान जाएं और एफटीए ट्रेड डील जो है वो साइन कर दें, तो इससे क्या होगा, उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा ब्रिटेन की। वो ब्रिटेन ये बात जानता है और इंडिया भी ये बात जानता है, फायदा इंडिया को भी है लेकिन ज्यादा फायदा ब्रिटेन को होगा क्योंकि उसे इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी यहां पे। तो ब्रिटेन वाले अब जाकर सर धुनो, और मैं तो कहता हूं कि एफटीए और लटका दो। ये जो इन जैसे एंकर्स को ना सबक सिखाना पड़ेगा। सबक इसलिए सिखाना पड़ेगा कि जो मुंह में आए वो बकिए मत और एजेंडा मत चलाइए। अब वो जमाना वो नहीं रहा कि लोग आपको सुन लेंगे और खोलेंगे, अच्छा छोड़ो, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर नहीं होगा, अब टिट फॉर टैट का मामला है। आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ सलूक किया जाएगा, और आपको लगता है कि आप ऐसा करके बच जाएंगे तो आने वाला वक्त आप लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।